हेलो साथियों, मैं लोकेश शाह। हम लाए सांख्यिकी में सीरीज़ C2। हमने C1 सीरीज़ में वीडियो देखा सांख्यिकी का परिचय, सांख्यिकी क्या है, किसे कहते हैं, इसकी प्रकृति क्या है, महत्व क्या है, सांख्यिकी की सीमाएं क्या हैं, ये सारा हमने इंट्रोडक्शन वाली C1 सीरीज़ में देखा। ये C2 सीरीज़ है। इसमें पार्ट 1 में हम देखते हैं समंकों का संकलन। ये हमारा पार्ट 1 है C2 सीरीज़ का, समंकों का संकलन। समंक किसको कहते हैं? पिछले वीडियो में हमने देखा समंक आंकड़े, है ना। क्या होता है? तथ्यों का समूह। कैसे तथ्यों का? सजातीय तथ्यों का समूह जिन्हें अंकों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जिन्हें अंकों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ऐसे सजातीय तथ्यों का समूह जो है वो समंक कहलाते हैं। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, समंक दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक समंक और द्वितीयक समंक। प्राथमिक और द्वितीयक, इनमें क्या अंतर है, ये अक्सर पूछते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे हमें ये देखना है कि इस गांव, किसी एक गांव में कितने लोग गरीब हैं, या अपना रहन सहन का स्तर उनका कैसा है, या दैनिक गुजारा जीवन यापन कैसे कर पा रहे हैं, ये मैं थोड़ा रिसर्च करना चाहता हूँ, अनुसंधान करना चाहता हूँ। तो मेरे पास दो तरीके हैं कि गांव में प्रत्येक घर में मैं घूमूं और आंकड़े इकट्ठे करूं, डेटा कलेक्ट करूं और एनालिसिस करके निष्कर्ष निकालूं। दूसरा तरीका कि यार मैं घर घर क्यों घूमूं, सांख्यिकी विभाग के पास या ग्राम पंचायत के पास या जिले में किसी भी ऑफिस में आंकड़े उपलब्ध हैं और मैं उन आंकड़ों का एनालिसिस करके निष्कर्ष निकालूं। ठीक है ना। ऐसे समंक जो मेरे द्वारा पहली बार मेरे उद्देश्य के अनुसार एकत्रित किए जाएंगे, उन्हें हम कहेंगे प्राथमिक समंक, प्राइमरी डेटा। क्यों? क्योंकि मैं अनुसंधान करता हूं, मैं अनुसंधान करना चाहता हूं, मैं स्वयं पहली बार समंक एकत्रित कर रहा हूं, आंकड़े एकत्रित कर रहा हूं, पहले से उपलब्ध आंकड़ों का उपयोग नहीं कर रहा हूं, अपने उद्देश्य के अनुसार एकत्रित कर रहा हूं। ये कहलाएंगे प्राथमिक समंक। और यदि पहले से किसी और ने कलेक्ट कर रखे हैं डेटा, मैं केवल उनका उपयोग करके एनालिसिस करके और डिसीजन कर देता हूं, निष्कर्ष निकाल देता हूं, इंटरप्रिटेशन कर देता हूं, तो ये समंक मेरे लिए द्वितीयक समंक होंगे। क्यों? क्योंकि उन समंकों को मैंने कलेक्ट नहीं किया है, मैंने संकलित नहीं किया है। तो प्राथमिक समंक किसे कहेंगे? ऐसे समंक जिन्हें अनुसंधानकर्ता द्वारा पहली बार अपने उद्देश्य के अनुसार संकलित किया जाता है। और द्वितीयक समंक किसको कहेंगे? ऐसे समंक जो अनुसंधानकर्ता द्वारा केवल उपयोग किया जाता है, जबकि किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा पहले से ही जो एकत्रित किए जा चुके हैं। ये तो क्लियर हो गया कि प्राइमरी डेटा पहली बार एकत्रित हो रहे हैं, द्वितीयक जो है वो पहले से कलेक्टेड है और हम केवल उपयोग कर रहे हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है हम देख लेते हैं थोड़ा सा। मौलिक होते हैं, मौलिक मतलब इंग्लिश में बोलेंगे ओरिजिनल। ओरिजिनल, ये ओरिजिनल नहीं है, ये ओरिजिनल है। मौलिक किसको कहते हैं? जैसे कवि बोलता है कि ये मेरी मौलिक रचना है, मतलब इसको मैंने लिखा है, कहीं से कॉपी नहीं किया, किसी और ने नहीं लिखा है। ये प्राथमिक मौलिक क्यों है? मौलिक क्यों कहेंगे? क्योंकि इनको कलेक्ट स्वयं ने किया है, इसलिए इसको मौलिक कहते हैं। द्वितीयक को मौलिक क्यों नहीं कहा, ओरिजिनल क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इकट्ठे नहीं किए, किसी और ने इकट्ठे किए हैं। तो मौलिक होते हैं अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं संकलन हुआ, मौलिक नहीं क्योंकि किसी अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा संकलित हैं। फिर है उद्देश्य के अनुकूल, इस पर भी हमने बात की। हमारा जो उद्देश्य है, तो आंकड़े एकत्रित करते समय हम सदैव ये उद्देश्य ध्यान रखेंगे कि हम आंकड़े क्यों एकत्रित कर रहे हैं। संशोधन की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमने उसी पैटर्न में एकत्रित किए हैं। और ये अन्य उद्देश्य क्योंकि किसी और ने इकट्ठे किए, उसका उद्देश्य कुछ अलग था, मेरा उद्देश्य कुछ अलग है ना। तो ये अन्य उद्देश्य से संकलित है, इसमें संशोधन और समायोजन की आवश्यकता होती है। इसमें समय, श्रम और धन तीनों ज़्यादा लगते हैं। हम कहेंगे दीज आर कॉस्टलियर
इन रेस्पेक्ट टू टाइम, लेबर एंड मनी, है ना। समय, श्रम और धन तीनों ज़्यादा लगेंगे। मैं घर घर अगर जाऊंगा डेटा कलेक्ट करने, पेट्रोल भी ज़्यादा जलेगा, समय भी ज़्यादा लगेगा और मुझे मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, है ना। तो दीज आर मोस्ट कॉस्टलियर, दीज आर लेस कॉस्टलियर। ये कम महंगे हैं, इनकी लागत कम है, समय श्रम धन में लागत कम है, यहाँ समय श्रम धन के रूप में लागत ज़्यादा लगती है। फिर ये समंक कच्चे माल की तरह रॉ मटेरियल है। क्यों? मैंने इकट्ठा किया, अब मैं ही इसका एनालिसिस करके रिजल्ट निकालूंगा, इंटरप्रिटेशन करूंगा। और ये निर्मित माल, ये रेडीमेड मटेरियल है। क्यों? क्योंकि पहले से किसी और ने इकट्ठा करके तैयार रखा है, मैं तो केवल इसका उपयोग कर रहा हूँ। फिर है इनमें अधिक सतर्कता की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने अपने उद्देश्य के अनुसार इकट्ठे किए हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा सतर्कता रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ किसी और ने इकट्ठे किए हैं, इसलिए इसका प्रयोग करने से पहले हमें बहुत सतर्कता की ज़रूरत है, सांख्यिकी के बहुत ज्ञान की ज़रूरत है कि क्या हम एज इट इज़ इसको यूज़ कर सकते हैं या नहीं। अब हम बात करेंगे प्राथमिक समंकों को संकलित कैसे करें। अभी जैसे मैंने कहा कि मैं सर्वे करके डेटा कलेक्ट करूं, तो प्राथमिक समंक जैसे मैं इकट्ठे करना चाहता हूं डेटा, तो मेरे पास भी लगभग 5-6 मेथड हैं कि मैं कैसे कलेक्ट कर सकता हूं। ये कंपैरेटिवली एनालिसिस करेंगे, याद रह जाएगा, अपने दिमाग में एक पिक्चर बनाएंगे। ये जैसे पहला है प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। इसमें अपने दिमाग में एक इमेज बनाओ कि किसी गांव में हम स्वयं डोर टू डोर जा रहे हैं। आप ऐसा एक दिमाग में इमेज बना लो कि एक गांव में हम डोर टू डोर जा रहे हैं और डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनसे घर में पूछ करके डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। ये डायरेक्ट पर्सनल, नाम से ही मैटर क्लियर है, प्रत्यक्ष। आप स्वयं व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर रहे हो, किससे? सूचकों से, इन्फॉर्मेंट्स से, जिनसे आपको सूचना चाहिए, आप स्वयं उनसे मिल रहे हैं। सूचक आपके सामने प्रत्यक्ष खड़ा है, आप अपनी आंखों से सारी चीज़ें देख रहे हैं और डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब घर घर अगर अपन जा रहे हैं तो इसके कुछ गुण भी हैं, कुछ दोष भी हैं, है ना। गुण क्या है इसके? एक ये ध्यान रखना, यूरोप में इसका प्रयोग जो है वो ली प्ले ने किया था सबसे पहले, ठीक है ना। और भारत में आर्थर यंग ने भारत में सबसे पहले इस विधि का प्रयोग किया था कृषि समंकों के लिए। और अब हम बात करेंगे गुण क्या है इसकी, अच्छी बातें क्या क्या हैं। मौलिकता तो है, क्यों? क्योंकि स्वयं एकत्रित कर रहे हैं। शुद्धता भी है, क्योंकि हमने स्वयं अपनी आंखों से देखकर और उसको पूछकर लिखा है, ऐसा थोड़ी किसी ने बता दिया और हमने लिख दिया। लोचदार, इलास्टिसिटी है। कैसे? मान लो मैं कोई प्रश्न पूछ रहा हूँ, कोई सूचना लेना चाह रहा हूँ, उसको समझ में नहीं आया, तो मैं उसका पूरा कॉम्प्लीमेंट क्वेश्चन पूछ के भी उससे आंसर निकलवा लूँगा, है ना। तो इसमें इलास्टिसिटी है। एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी है, सजातीयता है। एक रूपता कैसे? जैसे इस घर में मैं गया, जिस प्रारूप में प्रश्न पूछे, जिस प्रारूप में मैंने आंसर लिए और लिखे हैं, अगले घर में भी उसी प्रारूप में, उसी पैटर्न में सारे आंसर कलेक्ट करूँगा। मतलब सारे आंकड़े जो हैं वो एक रूप रहेंगे, क्योंकि मैं स्वयं सभी मकानों में जा रहा हूँ और डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट है विश्वसनीय। स्वयं जा रहा हूँ, फिर विश्वसनीय है, किसी और ने कहा और मैंने लिख दिया तो विश्वसनीय नहीं, ऐसा मान सकते हैं। फिर है विस्तृत सूचना। विस्तृत सूचना का क्या आशय है? जैसे मैं किसी के घर पे गया, 4 प्रश्न जानना चाहता हूँ, तो 4 की जगह 6 भी तो जान सकता हूँ। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए, अपन जब उसके घर जा ही रहे हैं तो 2 प्रश्न और पूछ लेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ले आएंगे। तो जब प्रत्यक्ष संपर्क होता है तो विस्तृत सूचना हमें प्राप्त होती है। दोष, अब दोष क्या है? विस्तृत हमारा एरिया है, बड़ा क्षेत्र है, वहाँ पर ये काम में नहीं आएगा, क्योंकि इतने बड़े क्षेत्र में घर घर कैसे पहुँचेंगे हम, है ना। इसलिए ये इसका दोष है। व्यक्तिगत पक्षपात हो सकता है, कुछ डेटा मेरे अनुसंधान के लिए अनुकूल नहीं लगे तो मैं उसमें कुछ गड़बड़ भी कर सकता हूँ। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति डेटा कलेक्ट कर रहा है वो अपने उद्देश्य को सदैव ध्यान में रखता है। डेटा अगर उसमें फिट नहीं होता है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता है, संभावना है व्यक्तिगत पक्षपात की। फिर है अधिक खर्चीली,
टाइम, मनी एंड एनर्जी तीनों ज़्यादा लगेंगे। क्यों? क्योंकि घर घर जा रहे हैं हम, व्यक्तिगत संपर्क कर रहे हैं। फिर है दूसरा उपयुक्तता, ये कहाँ पर सूटेबल है, ये मेथड हमें कहाँ पर उपयोग में लाना चाहिए। ये है सीमित क्षेत्र, बहुत लिमिटेड एरिया है, अगर वहाँ हम घर घर जा सकते हैं, वहाँ उपयोगी है। फिर है शुद्धता की, जहाँ ज़रूरत है कि हमें बहुत प्योरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए इन्फॉर्मेशन में, तो फिर हमको यही मेथड काम में लेना पड़ेगा। फिर एक गोपनीयता जरूरी हो, क्योंकि उसने मुझे कहा, बस मुझ तक ही ये जानकारी सीमित है ना, किसी और को, तीसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जब सूचनाओं की गोपनीयता रखनी है तब भी ये विधि काम में आएगी। और नेक्स्ट है मौलिकता ज़रूरी हो, बहुत मौलिक हो, ये ज़रूरी है कि डेटा आप स्वयं ही कलेक्ट करें, ऐसा निर्देश हो, तो ऐसी स्थिति में यही विधि काम में आएगी। नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान, शब्दों को समझो, मैटर बनेगा। अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, इसका एक सीन क्रिएट करो दिमाग में। इस विधि का सीन क्या रहेगा, हम एक मोहल्ले में गए हैं, एक मोहल्ले में किसी एक के घर पर गए हैं, खाट बिछा कर बाहर आंगन में बैठे हैं, मोहल्ले के जो 10 मकान हैं उन 10 मकानों की सूचना उस एक आदमी को पास में बैठा के ले रहे हैं। क्लियर हुआ? पूरे मोहल्ले की सूचना के लिए एक व्यक्ति को हमने अपने पास बैठाया है और घर घर की सूचना ले रहे हैं। ये हो गया अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। हमने प्रत्यक्ष संपर्क नहीं किया जिनसे सूचना चाहिए उससे, है ना, ओरली उससे इंफॉर्मेशन हमने ले ली। ये हो गया अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अब इसके गुण और दोष क्या होंगे देखें। यहाँ संबंध मैंने यहाँ लिखा है, सूचकों से प्रत्यक्ष संपर्क नहीं, संबंधित व्यक्तियों से मौखिक पूछताछ। संबंधित मतलब उस मोहल्ले का एक आदमी जो सबकी सूचनाएं जानता हो, ऐसे आदमी को हमने अपने पास में बिठा लिया। इसको हम साक्षी भी बोल सकते हैं, विटनेस कहलाता है। इंग्लिश में इसको अपन विटनेस भी कह सकते हैं या साक्षी या गवाह भी कह सकते हैं हिंदी में। यस, गुण क्या है, मितव्ययी। अब इसकी कंपैरिजन में ये ध्यान रखना, अब जितने भी गुण दोष हैं कंपैरेटिवली बताएंगे। यहाँ पर अगर इसके कंपेयर में देखें तो टाइम, मनी एंड एनर्जी तीनों लेस कंज्यूम होंगे, समय, श्रम, धन तीनों कम लगेंगे। इस विधि को हम मितव्ययी कहेंगे। विस्तृत क्षेत्र के लिए उपयोगी, हमको मोहल्ले में एक जने से ही तो सूचना लेनी है, तो बड़ा एरिया होगा तो भी ये विधि काम में आ जाएगी। अनुसंधानकर्ता द्वारा पक्षपात नहीं, क्योंकि मैं तो प्रत्यक्ष सबसे मिला नहीं हूँ, तो मुझे जो साक्षी ने, विटनेस ने जो मुझे कहा मैंने लिख दिया, मतलब मेरी तरफ से इसमें कोई पक्षपात नहीं होगा। दोष क्या है, शुद्धता की कमी। ये क्या जरूरी है कि वो व्यक्ति सबके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन और सही इंफॉर्मेशन दे दे, इसकी क्या गारंटी है। तो कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो इसमें शुद्धता कम है। फिर है अपूर्ण सूचना। ऐसा हो सकता है एक मकान के बारे में 5 सूचनाएं दी, दूसरे मकान के बारे में 7 सूचनाएं दी, तीसरे मकान के बारे में 3 सूचनाएं दी, मेरी तो सूचनाएं तो पूरी हुई नहीं। कैसे हुई? पूरी सूचना ही नहीं होगी तो मैं एनालिसिस कैसे करूँगा, सही निष्कर्ष कैसे निकालूंगा। तो यहाँ पर अपूर्ण सूचना मिलने की हो सकता है वो आदमी सबके बारे में सारी जानकारियाँ बता दी, कोई ज़रूरी थोड़ी है। फिर है एक रूपता का अभाव। कहीं पर किसी सूचक ने या किसी साक्षी ने सूचना का प्रारूप हमें क्या दे दिया, दूसरे साक्षी ने हमें सूचना का प्रारूप क्या दे दिया, है ना। इसलिए जैसे हम बात करें तो मापन की इकाइयाँ भी भिन्न भिन्न हो सकती है। किसी ने ऊंचाई बताई सेंटीमीटर में, किसी ने ऊंचाई बताई मुझे इंच में, तो अलग अलग ये तो एक एग्जाम्पल है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जितने भी साक्षियों से हम मिलेंगे सब अलग अलग वेरिएंट में हमको सूचनाएं दे सकते हैं। नेक्स्ट है साक्षी द्वारा पक्षपात। ऐसा हो मोहल्ले में किसी एक मकान से उसके नहीं बनती हो तो वो उसके बारे में सब मुझे गलत गलत सूचनाएं भी दे सकता है, या उसके बारे में अच्छी बातें नहीं बतानी हो तो मेरे को नहीं मालूम ऐसा भी कह सकता है। तो साक्षी जो है, हमारा विटनेस जो है, वो पक्षपात कर सकता है। अब उपयुक्तता, सूटेबिलिटी कहाँ है इस मेथड की, तो वो है व्यापक क्षेत्र में, बहुत विस्तृत क्षेत्र है वहाँ पर यह विधि उपयोगी है क्योंकि व्यक्तिगत नहीं मिलना है। प्रत्यक्ष संपर्क करना संभव नहीं हो, हिली एरिया है, मान लो एक मकान उस पहाड़ी पे, एक मकान उस पहाड़ी पे, एक एक जगह पर अगर हम नहीं जा पाएँ, है ना, ऐसा रिमोट एरिया हो, तो ऐसी स्थिति में हम ये सूचनाएं प्राप्त इस विधि से कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये हमारी दो विधियों की, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान और दूसरी है अप्रत्यक्ष मौखिक अनुसंधान। अब हम लेते हैं तीसरा मेथड है स्थानीय स्रोतों या संवाददाताओं से सूचना प्राप्ति। लोकल रिसोर्सेस और लोकल एजेंट्स से हम सूचना प्राप्त करें। इसकी भी एक दिमाग में हम पिक्चर बनाएं। जैसे जितने भी अखबार वाले हैं, टेलीविज़न वाले हैं, है ना, वे सभी हर क्षेत्र में अपना एक एजेंट नियुक्त करते हैं, अपना एक लोकल रिसोर्स जो है वो डेपुट करते हैं। उसकी जिम्मेदारी क्या है? उस क्षेत्र की जितनी भी सूचनाएं हैं प्रतिदिन अखबार में या टेलीविज़न चैनल वालों को भिजवाना, है ना। नाम से ही क्लियर है कि इस विधि में स्थानीय व्यक्ति या स्थानीय एजेंट की नियुक्ति की जाती है और वो निरंतर सूचनाएं देता है, ठीक है ना। अब स्थानीय व्यक्ति गुण क्या है इसके? मितव्ययी है। मितव्ययी मतलब उसके कंपैरिजन में, प्रत्यक्ष वाले के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो टाइम, मनी और एनर्जी तीनों लेस कंज्यूम होते हैं। समय, श्रम और धन तीनों कम व्यय होते हैं। इसके बाद है विस्तृत क्षेत्र। आज पूरे देश में, पूरी दुनिया में सभी चैनल वाले, सभी अखबार वालों के एजेंट नियुक्त, पूरे देश दुनिया से खबरें मिनटों में कहाँ से कहाँ पहुँच जाती हैं। तो वाइड चैनल है, वाइड नेटवर्क है। फिर है निरंतर सूचना प्राप्त। देखिए अभी देश के किसी भी कोने में कोई घटना होती है तुरंत टीवी चैनल पर आ जाती है। इसका मतलब सूचनाओं की निरंतरता बनी रहती है। प्रतिदिन की खबरें, पल पल की खबरें अपडेट होती रहती हैं। फिर है दोष, मौलिक नहीं है। मौलिक क्यों नहीं है? क्योंकि हमने सूचना इकट्ठी नहीं की है, हमें तो हमारे एजेंट ने सूचना दी है, इसलिए मौलिक नहीं है। शुद्धता और विश्वसनीयता की कमी। क्या गारंटी कि हमने जो एजेंट नियुक्त किया है पूर्ण रूप से सही सूचना हमको दे? हो सकता है उसका कनेक्शन हो तो वो थोड़ा सा सूचना को गोलमोल भी कर सकता है, कुछ डेटा छुपा भी सकता है। फिर है पक्षपात संभव, तो पक्षपात कर सकता है ना। हमारा जो एजेंट है वो अगर साठगांठ कर लेता है तो सूचना पहुंचाए भी नहीं, या पहुंचाए तो तोड़ मरोड़ के भी पहुंचा सकता है। उपयुक्तता कहाँ है? जहाँ व्यापक क्षेत्र है, जैसे टेलीविज़न और न्यूज़ पेपर वाले जो हैं उनके लिए ये उपयोगी है। निरंतर सूचना की आवश्यकता हो, इसी क्षेत्र में उपयोगी है। पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलीविज़न के लिए। नेक्स्ट है डाक द्वारा प्रश्नावली भेजना, है ना। क्वेश्चनियर किसके थ्रू? बाय पोस्ट। हमको क्वेश्चनियर भेजना, प्रश्नावली। प्रश्नावली क्या होता है? मुझे जो सूचनाएं चाहिए उसके मैं प्रश्न बना देता हूँ। प्रश्न बना के एक पेपर बना दिया, पेपर लिफाफे में डाल के और पोस्ट कर देता हूँ। किनको? सूचकों से। जिन लोगों से मुझे सूचना चाहिए उनको बाई पोस्ट मैंने जो पेपर बनाया, मैंने जो प्रश्नावली बनाई है, मैं उनके घर पोस्ट कर देता हूँ। फिर क्या होगा? वो सूचक स्वयं अपने हाथों से प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे और मुझे वापस भेज देंगे। अब इसको थोड़ा सा इमेज क्लियर करो कि सबके घर पे हमने बाई पोस्ट प्रश्नावली भेज दी है, वो लोग उसकी सूचनाएं भर के वापस मुझे भेज देंगे। तो ये तो बढ़िया है। पूरे देश में व्यापक क्षेत्र हो तो भी अब उनके घर कहाँ जाना है, अपने को तो सबको बाई पोस्ट भेजना है ना। तो ये विस्तृत क्षेत्र के लिए विधि उपयोगी। लेकिन अगर वो पढ़े लिखे नहीं है तो सूचक, फिर ये विधि काम में नहीं आएगी। ये विधि कहाँ काम आएगी? जहाँ पर हमारे सूचक शिक्षित हों, अशिक्षित लोगों के लिए उपयोगी नहीं है। गुण में विस्तृत क्षेत्र, मौलिकता। मौलिकता क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ हम स्वयं आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं और जिन सूचकों से हम सूचना चाह रहे हैं वो स्वयं अपने हाथों से सूचनाएं लिखकर हमें भेज रहा है। शुद्धता, मितव्ययता। शुद्धता तो है क्योंकि जिनसे सूचना चाह रहे हैं वही हमको सूचना दे रहा है। मितव्ययता, समय, श्रम, धन इसमें कम लगेगा क्योंकि हमको घर घर जाना नहीं है। और गोपनीयता, ये इस विधि का सबसे बड़ा गुण है, गोपनीयता, है ना। क्यों? क्योंकि लिखने वाला ही जानता है और मैं अनुसंधान करता हूँ तो मैं जानूंगा। और तीसरा, कोई व्यक्ति जानता नहीं है। बोलना है, कई व्यक्ति बोल नहीं पाते हैं, लिख कर जवाब दे सकते हैं, तो लिख कर वो सूचनाएं तो हमें दे सकता है। नेक्स्ट, दोष, सूचकों की उदासीनता। मान लो लोग यूँ सोचे अपने को क्या मिलना है, क्यों लिखें अपन,
अपन इनके क्वेश्चनर भर के भेजे क्यों, अपने को क्या मिलना है। उदासीन हो जाएं तो पटक के एक तरफ रख दें, हमारे क्वेश्चनर हमारे पास आएंगे ही नहीं। जब आएंगे ही नहीं तो हम एनालिसिस क्या करेंगे और इंटरप्रिटेशन क्या करेंगे। फिर लोच का अभाव, मान लो कोई प्रश्न उनको समझ में नहीं आया तो वो उसको खाली छोड़ देंगे। अगर हम स्वयं उनके सामने उपस्थित होते तो हमें पूछते, हम उसके पूरक प्रश्न कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन करते या लैंग्वेज बदल के उसकी लैंग्वेज में हम बात करते और आसानी से प्रश्नों का उत्तर निकलवा लेते। इसलिए यहाँ इलास्टिसिटी कम होती है, होती ही नहीं। काहे की इलास्टिसिटी यहाँ, जब व्यक्ति सामने है ही नहीं। फिर है अशिक्षित लोगों के लिए उपयोगी नहीं है, उनको तो पढ़ना ही नहीं आता। अपूर्ण जानकारी, ऐसा भी हो सकता है जिन सूचकों को हमने क्वेश्चनियर भेजा है उनमें से, जैसे मैंने 10 प्रश्न भेजे, किसी ने कुछ 5 प्रश्नों के उत्तर दिए, किसी ने 7 के दिए, किसी ने 9 के दिए, किसी ने 6 के दिए, तो मैं उनको एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन कैसे बनाऊंगा। तो यहाँ पर पूर्ण सूचना अगर हमारे पास नहीं होगी तो हमारे निष्कर्ष भी पूर्ण या विश्वसनीय नहीं होंगे। उपयुक्तता कहाँ है, व्यापक क्षेत्र में है। व्यापक क्षेत्र, सबके घर पे बाई पोस्ट भेजना ही तो है, जाना कहाँ है। और शिक्षित लोग जहाँ हों, शिक्षित हों अगर हमारे सूचक, तो ये उपयोगी है। नेक्स्ट है प्रगणक द्वारा अनुसूची भरना, शेड्यूल्ड फील्ड बाय इन्यूमरेटर। प्रगणक द्वारा अनुसूची भरना, अनुसूची भी एक प्रकार की प्रश्नावली ही है, उसमें लेकिन संकेतांक द्वारा उत्तर भरना है। यदि आपके घर पे टेलीविज़न है तो 1 भरना है, नहीं है तो 2 भरना है। यह अनुसूची अपन ने देखा होगा, जब हमारे देश में जब जनगणना होती है तो हमारे घर पे कोई न कोई टीचर या कोई सरकारी कर्मचारी जो है वो ये अनुसूची फार्म लेके आते हैं, हमसे पूछते हैं और वो स्वयं भरते हैं, हमें भरने के लिए नहीं कहते हैं। तो जो टीचर्स या जो कर्मचारी हमारे घर पे वो फार्म लेकर आ रहे हैं भरने के लिए, वो क्या कहलाएंगे, वो इन्यूमरेटर कहलाएंगे, वो प्रगणक कहलाएंगे। ठीक है ना। और भर कौन रहा है, इन्यूमरेटर ही भर रहा है, आपको तो केवल पूछ रहा है ना। प्रगणक द्वारा अनुसूची भरने में क्या होगा, प्रगणक मतलब जो भी सरकार द्वारा नियुक्त गणक या इन्यूमरेटर हैं, है ना, वो आपके घर पे आएंगे, एक प्रश्नावली तैयार करके लेके आते हैं, लेकिन भरना आपको नहीं है, भरना प्रगणक को है। वो एक एक प्रश्न पूछते जाएंगे और आपसे जवाब लेकर वो भरेंगे। अब इसमें गुण क्या है, व्यक्तिगत संपर्क। सही, एक एक के घर पे जा रहे हैं, भले अनुसंधानकर्ता स्वयं नहीं जा रहा है, क्या हुआ, उसने जो प्रगणक नियुक्त किए हैं, है ना, वो सबके घर जा रहे हैं। तो यहाँ व्यक्तिगत संपर्क तो हो ही रहा है, प्रगणक का हो भले, लेकिन व्यक्तिगत संपर्क हो रहा है। शुद्धता अच्छी होगी इसमें, क्योंकि व्यक्ति वास्तव में अपने आंखों से देखकर, हाल देखकर फिर लिख रहा है। और विश्वसनीयता भी है और लोचशीलता है। लोचशीलता क्यों है, क्योंकि सामने मौजूद है, उसको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो लैंग्वेज या क्वेश्चन चेंज करके भी उसका आंसर निकलवा लेगा कॉम्प्लीमेंट्री क्वेश्चन से। फिर है दोष, खर्चीली है, टाइम, मनी एंड एनर्जी तीनों मोर कंज्यूम होते हैं, समय, श्रम और धन तीनों ज़्यादा लगते हैं। क्यों, क्योंकि घर घर जा रहे हैं हम, है ना। फिर है कुशल बड़े संगठन और प्रबंधन की आवश्यकता, लार्ज स्केल का मैनेजमेंट करना है, लार्ज स्केल का ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। आज भारत में देखिए जनगणना होती है तो कितने टाइम पहले से तैयारियां प्रारंभ हो जाती हैं, कितना बड़ा संगठन, कितना बड़ा नेटवर्क काम करता है, तब पूरे देश में जनगणना के आंकड़े हमें उपलब्ध होते हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक कितने कर्मचारी इसमें नियुक्त होते हैं, कितना लार्ज स्केल का मैनेजमेंट होता है, तब ये आंकड़े इकट्ठे होते हैं। ये इसका दोष है कि इसमें इतने बड़े संगठन और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। प्रगणकों द्वारा पक्षपात हो सकता है, जो प्रगणक जा रहे हैं वो अपने विचार इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। उपयुक्तता कहाँ है, तो विस्तृत क्षेत्र जहाँ है वहाँ उपयुक्त है, कुशल प्रगणक जहाँ उपलब्ध हों वहाँ उपयुक्त है, भारत में जनगणना उसके लिए भी यही उपयुक्त है। अच्छी प्रश्नावली के गुण, अच्छी प्रश्नावली किसको कहेंगे, ऐसे प्रश्नावली जिसकी भाषा सरल और स्पष्ट हो, प्रश्नों की संख्या कम हो, प्रश्नों का उचित क्रम हो, मतलब सरल से जटिलता की ओर जाते हों, हर वैरायटी के प्रश्न उसके अंदर हों, आपत्ति रहित प्रश्न हों, मतलब किसी को जाति या धर्म के आधार पर या उसके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित
कोई प्रश्न इसमें नहीं होने चाहिए जिससे कि उसको आपत्ति हो, ठीक है ना। ये और इसके साथ में हमें एक वापस लौटाने के लिए एक आग्रह का पत्र भी हमें देना पड़ेगा, साथ में प्रश्नावली के साथ एक लिफाफा भी भेजना पड़ेगा जिसमें अपना एड्रेस लिखा हो और डाक टिकट लगा हुआ हो, नहीं तो उसको क्या पड़िए वो अपने को वापस भेजेगा जेब के खर्चे से, है ना। ये हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, प्रश्नावली और अनुसूची में क्या अंतर है? तो प्रश्नावली हम डाक से भेज रहे हैं, अनुसूची प्रगणक स्वयं लेकर जा रहा है। प्रश्नावली को कौन भर रहा है? सूचक स्वयं अपने हाथों से भर रहा है। अनुसूची को कौन भर रहा है? प्रगणक भर रहा है ना। प्रश्नावली में लोचशीलता नहीं है, जो है उसको आता हो भरो, नहीं तो खाली छोड़ो। और अनुसूची में लोचशीलता है क्योंकि प्रगणक आंसर आप प्रश्न को बदल सकता है। केवल शिक्षित क्षेत्र के लिए उपयोगी है, ये शिक्षित और अशिक्षित दोनों के लिए उपयोगी है। इसमें उच्च स्तर की संगठन और प्रबंधन की आवश्यकता नहीं है, इसमें उच्च स्तर के संगठन और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। ये हमारे प्राथमिक समंकों को एकत्रित करने की ये 5 विधियाँ हुई। इसे हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।